बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज लगभग 4 माह होने को हैं 6 जजेस हाई कोर्ट ने खत लिखा था कि मुदाखलत हो रही है, उनके काम में इंतज़ामिया रोड़े अटका रही है, मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश कर रही है। फिर एक जमात उठती है मुस्लिम लीग नून, इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म की कैंपेन करती है। इस कैंपेन का क्या कोई असर हुआ, और क्या इस कैंपेन के सामने अब ये 6 जजेस क्या सरेंडर कर देंगे? देखिए, अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वो जिनको काली भेड़ें कहा गया, वो जिनको ये कहा गया कि इनके ज़मीर बिके हुए हैं, वो जजेस जिनको ये कहा गया, और ये मैं बिलखसूस उन 6 जजेस की बात कर रहा हूँ और बिलअमूम मैं उन तमाम जजेस की बात कर रहा हूँ जिनके ख़िलाफ़ इस वक्त एक फुल स्विंग में आपको हुकूमती और रियासती मशीनरी मुख्तलिफ इक़दामात करते हुए नज़र आ रही है। जिनको टोला कहा गया, जिनको ये कहा गया कि ये हम आपके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे, जिनको ये कहा गया कि इनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा, तो जवाब तो आ गया। अच्छा, और जवाब उस जज की तरफ से आया है जिसने इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नींदें उड़ाई हुई हैं। सही। जो नींदें उड़ाने वाला जज है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनका रेफरेंसेस दायर होने, मीडिया पर कैंपेन चलने और मीडिया पर चलने वाली कैंपेन को सरकारी सरपरस्ती हासिल होने का तासर होने के बाद जी, पहला बड़ा और तगड़ा जवाब दिया है। सही। उससे आप अंदाज़ा लगा लें, आप यानी कि देग पूरी तो नहीं खानी पड़ती ना, जायका चखने के लिए, जानने के लिए कि इस देग का जायका क्या है। आप एक चम्मच खाते हैं, चंद दाने खाते हैं, आपको पता चल जाता है। सही। असल में बात यह है, इससे पहले कि मैं वो जवाब बताऊं, और उसमें कुछ इशारे मौजूद हैं। जी, वो जवाब हुकूमत को कह के नहीं दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह के दिया गया, सही। वो किसी बड़े ही लतीफ़ पैराए में कुछ बातों को सुलझाया गया सही। उस जवाब में। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत ये जितने भी जजेस हैं, आपके ख्याल में पब्लिक में इनके ख़िलाफ़ ये सारी कैंपेन लॉन्च होने, रेफरेंसेस आने से पहले बैकग्राउंड में कुछ नहीं किया गया होगा? जी, क्या इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात इन तक कम्युनिकेट नहीं की गई होगी कि हथौला रखें, वरना ये हो जाएगा? ये जो जजेस ने ख़त लिखा था ना, मेरा ख़्याल है कि इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि ये कश्तियाँ जला चुके हैं जब भी ख़त लिखा गया। सही। क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन किया फ़लाँ जज के वालिद को ये हुआ, फ़लाँ जज के बहनोई को करंट उठा लिया गया, करंट लगाए गए, फ़लाँ जज के कमरे में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए गए, फैमिली को रिकॉर्ड किया गया, ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, किसी को बैक ऑफ करने का कह दिया गया। जब आप ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शंस नहीं होते कि अब आप सरेंडर कर दें, फिर तो लड़ाई है, फिर तो आपने फैसले देने हैं। और जिस जज से सबसे ज़्यादा खाइफ नज़र आती है मुस्लिम लीग नून, वो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। सही। क्योंकि जो मुकदमा वो सुन रहे हैं इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल होने के नाते, तीनों के तीनों हल्के, 3 के 3 हल्के, और वहाँ पर एक ओपन एंड शट केस है फॉर्म 45 आ गया तो, और वो रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे उनकी अदालत को, उनके ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया है। जी, यानी एक यूँ समझें कि मुकम्मल तौर पे नहीं रोका गया, लेकिन एक बैरियर रखा गया। हाँ, ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अभी वो चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो हैं तारिक महमूद जहांगीर, और उनके ख़िलाफ़ जितनी कैंपेन चली, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके दावतनामे पर गए जी, और और वहाँ उन्होंने खिताब किया। तो उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई फट्टे की, तो फट्टे वाले की बात सुन लें आप। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, सही, और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मेरी सोच है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर ज़रा देखते हैं कि क्या जजेस सरेंडर कर देंगे या नहीं करेंगे। ये मैं एक हिस्सा सुना रहा हूँ, उनका लंबा चौड़ा खिताब है। उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं कि कोशिश ये होती है कि जो लोग रिलीफ़ के लिए आए उनको रिलीफ़ मिले। कोशिश ये होती है कि हमने जो हल्फ उठाया हुआ है, हम हल्फ के पासदार हैं। हमने ये नहीं देखना कि हमारे सामने कोई सीनियर वकील है या जूनियर वकील है या कोई इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहे, मतलब, लेकिन मतलब इसका वही है
جی۔ کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون جو سامنے ہے اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اب وہ کس کو میسجنگ کر رہے ہیں، ان کے سامنے کون سے مقدمات ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیند سکون کی آئے۔ صحیح۔ کوئی ایسا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل کا آپشن ہے، اسی لیے ہمارے فیصلوں پر سپریم کورٹ میں اپیل بھی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اگر کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قہر نازل ہو۔ یہ جو لنگو اینڈ ڈکشن، جو ووکیبلری، جو پروناؤنس، جو ایڈجیکٹیوز اس میں صرف وہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ابھی تک طارق محمود جہانگیری کتنے غیر متزلزل ہیں۔ صحیح۔ وہ نہیں سرنڈر کر رہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ بہت بڑا انصاف کا منصب ہمیں سونپا گیا ہے، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو پھر اپنے حلف پر نہیں چل سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس پھٹے والے سے، بار والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اسی سے اپنی وکالت شروع کی، اسی سے بار کے عہدوں پر آئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھٹا ہوتا تھا، بار کے عہدوں پر آئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کسی سے کوئی سفارش نہیں کروائی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے، یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایک بندہ ایمانداری سے آپ چلیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود کھولتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن، کوئی کیس ہی نہیں آتا تھا، وکیلوں کو دیکھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ کس طرح کیسز لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، کہتے ہیں پھر کیسز آنے لگے، اور پھر ایسے دن آئے کہ ایک دن میں 30 40 کیسز ہوتے تھے۔ تو اگر اللہ نے اس مقام سے، یعنی پھٹے سے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں بلکہ ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جو ہم عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام عدالتوں سے بڑی اللہ کی عدالت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر کسی نے دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں کیا، اگر کسی بندے کو دنیا کی عدالت میں انصاف نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور انصاف دیتا ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا یہ گفتگو کمپرومائز کرنے والے کی ہے، کیا یہ گفتگو سرنڈر کرنے والے کی ہے، یا یہ گفتگو وہ ہے کہ جب بھی جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس ٹرائل کو بڑھانے سے روکنے کا حکم اٹھائیں گے، تو آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ پھر آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ راجہ خرم نواز، انجم عقیل خان، طارق فضل چودھری جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جج بائسڈ ہے، یہ جج نیپوٹزم کر رہا ہے، وہ جج جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت کہے گا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں، آپ فارم 45، 46، 47 اپنا بیسٹ ایویڈنس ہمارے سامنے رکھیں، اور اس بیسٹ ایویڈنس پر حلف بھی ہوگا، قرآن پر حلف لیا جائے گا، کیونکہ ایک عدالت یہاں پر ہے اور ایک عدالت اللہ کی ہے۔ آپ حلف دیں، قرآن کے اوپر حلف دیں، آپ جو ہے اس کا فورینزک کروایا جائے گا، انٹرنیشنلی بھی کروانا پڑا وہاں پہ بھی کروایا جائے گا، اور اگر حلف نامے، ایفیڈیوٹ، ڈیٹا میں فورجری، یہ چیزیں ثابت ہوئی تو جیل جائیں گے، جرمانے وہ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، کرامت مغل صاحب، یہ ایک دھاگے کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے۔ یہ جو فارم 45-47 کا قضیہ ہے، اس کے اوپر پتن کولیشن آف 38، انٹرنیشنل آبزرورز، لوکل آبزرورز، میڈیا، آپ، ہم جنہوں نے آن گراؤنڈ ان الیکشنز کو کور کیا، وہ بڑے واضح طور پر جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے نکل کر کس کو ووٹ ڈالا تھا۔ اگر اس یعنی کہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری جو آبزرویشنز ہے، یا انٹرنیشنل لوکل آبزرورز کی گفتگو ہے، وہ کوڈ آف لا نہیں ہے۔
अभी तक ये सारी चीज नैरेटिव के डोमेन में चल रही है। सही। लेकिन जिस दिन किसी एक अदालत से ये फैसला आ गया कि फलां एक हलके के फॉर्म 45 में फुर्जरी है, झूठे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो लगे हैं वो फॉर्म 45 नहीं है, वो तब्दील शुदा है, वो फॉर्म 45 नहीं है जो हलके में लड़ने वाले कैंडिडेट्स के पास है। देखिए मैंने तो अपनी आंखों से देखे, अली बुखारी साहब के, शुएब शाहीन के, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, महर शराफत महर शराफत के, बाकी लोगों के, शौकत बसरा के, इतनी पूरी फाइल हर पोलिंग स्टेशन का, अपने हलके के एक पोलिंग स्टेशन का वो फॉर्म 45 उठाकर फिर रहे हैं। उस फॉर्म 45 के डाटा को, उसमें दिए हुए नंबर्स को जब आप जमा करते हैं तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि कितनी लीड वो वही होगा जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में हुआ था। हाँ। जब 3 अलग अलग फॉर्म जमात इस्लामी, TLP और PTI के रखे गए, साथ मुस्तफा खोखर के रखे वो गए, सारे एक जैसे थे। 10 से 15 सेकंड में उन्होंने कहा कि मुझे मामला समझ आ गया, मामला और उसके समझ आ बाद गया। चिरागों में रोशनी रही थी और और उन्होंने- दौड़े तीनों के तीनों कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन ने खुद से फैसला कर दिया कि भाईजान आप ये मामला नहीं खोल सकते, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वापस भेजें। हाँ, तो ये आप अब अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन से तो खिड़की खोल दी गई नून लीग के लिए कि ये लें जनाब, ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, आप इसमें एंजॉय करें, हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का एक रिटायर्ड जज वाला ट्रिब्यूनल जो है वो बना देते हैं। और फिर वो मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को क्योंकि बाइस्ड कहा गया, नेपोटिज्म का कहा उन्होंने गया था। मतलब पूछा था कोर्ट में, इसका मतलब क्या है? अंजुम वकील खान से पूछा, उन्होंने कहा कि सर ये तो कोई कानूनी टर्म है। उन्होंने कहा ये कानूनी टर्म नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसका मतलब बताएं, आपने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा मेरे वकील ने लिख दिया। उन्होंने कहा इसका ये मतलब है। उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ सरकार, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो नहीं समझता ये। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब साबित करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमने अंजुम वकील के जिन इल्ज़ामात के ऊपर और उनको दुरुस्त समझते हुए ट्रिब्यूनल सुनाया किया था, और उस ट्रिब्यूनल को बाइस्ड और नेपोटिज्म करने वाला जो है वो समझते हुए उस फैसले को तब्दील, उस ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला किया था, वो दुरुस्त फैसला था। तो यहाँ पर मामला ये है कि अगर किसी को ये लगता है, देखिए ये छोटी और ये मामूली बात नहीं है, इन 6 जजेस के ख़त का मामला नहीं है, ये इन आइसोलेशन नहीं है। क्या आपको या किसी को अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके जितने अवेलेबल जजेस हैं, जितने जजेस मौजूद हैं, 8 जजेस ने फैसला सुनाया। और वो 8 जजेस में मुस्तकबिल के 4 चीफ, इमीडिएटली जो अगले 2 चीफ जस्टिस आने हैं वो इसी में बैठे, वो इसमें बैठे हुए हैं। और उन्होंने फैसला हक में दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी का फैसला भी है, वो मुस्लिम लीग नून को सूट करने वाला फैसला नहीं है। उनकी सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ नजर आती है। इवन जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो उन्होंने एंडोर्स किया है, उस फैसले को भी आप पढ़ लें तो आपको समझ आ जाती है कि कोई भी सवाए 2 जजेस के किसी ने भी फुली उस मामले को एंडोर्स नहीं किया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, इनका राइट नहीं। तो जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के टॉप जजेस, जिसमें 4 फ्यूचर चीफ जस्टिस शामिल हैं, 5 जी शामिल हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो ये फैसला दे रहे हैं ये लड़ाई इतनी सौखी लड़ाई नहीं है। और जजेस को जब उनके साथ टॉप की अदालत में जज साथ देते हुए नज़र आते हैं कि वो उनके मामले में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ख़त के मामले में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यकरुकनी कमीशन पर इत्तफा करने के लिए तैयार हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, फुल कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन दे मेड श्योर के बेंच बन जाए उसके ऊपर, अगरचे अभी उसकी प्रोसीडिंग आगे नहीं हुई, लेकिन मामला दबा नहीं है जी। ये तो आगे चलेगा। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर जाएगा, यह भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद 10 सितंबर के बाद दूसरे हफ्ते में 16 सितंबर से काम शुरू जाके ये जो है वो केस दोबारा जो मखसूस नशिस्तों वाला है उसका रिव्यू लगना है। उसके होते क्या पता काजी साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएं और वो चले जाएं, और फिर कौन होगा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं। फिर जितने भी, जब ये ख़त लिखा, जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये पूछा गया हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये शिकायतें सामने आई हैं, भाई पेशावर हाई कोर्ट बताए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बताए, सिंध हाई कोर्ट बताए, लाहौर हाई कोर्ट बताए, क्या आपको पता चला क्या चीज़ें आई? जस्टिस शहजाद मलिक वो अब एलिवेट होकर सुप्रीम जो कोर्ट काजी साहब ने बाल फेंकी इलेक्शन कमीशन और आलिया नीलम की तरफ, उसमें प्रेशर का अंदाजा लगाएं कि हर बंदा जिसका फेयर गैस ये था
चंद लोगों के अलावा कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो इन ट्रिब्यूनल्स को तब्दील कर देंगी। आपको याद है मैंने कहा था कि ये बड़ा बहुत बहुत मुश्किल है कि ये लेगेसी को छोड़ दे, कि ये बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा। लेकिन तो क्या ये प्रेशर आपको अंदाज़ा है इसका कि इस वक्त ये सब कुछ करना कितना मुश्किल हो गया है। फिर वो सरगोदा वाले जज और ये मोहम्मद तो अब अब्बास। इस वक्त आप ऐसे ही नहीं ख्वाजा आसिफ कह रहे कि हम एक आईनी मेल्ट डाउन की तरफ जा रहे हैं। मेल्ट डाउन तो होगा, सरकार मेल्ट डाउन ख़त्म करने का एक तरीका है, सच बोले, फॉर्म 45 दे दो। सच रेहाना डार से जीते हैं या नहीं जीते, लोगों के ऊपर अवाम की अदालत में सुरखरू हो जाए, एक मर्तबा उठाकर सामने रख दो, बहुत मुश्किल। कोई सच्चे झूठे कर दे। मियाँ साहब दे दें, बस डॉक्टर कर दे। यास्मीन राशिद के उसमें महर शराफत के अगेंस्ट उस हल्के में मरियम नवाज साहिबा रख दें और वो मैच करते हों। आप अगर आपका ये लेजिटिमेट राइट है, नोबडी, कोई भी अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद हो, जेन्युइन और लेजिटिमेट आपका मैंडेट हो, क्या इतनी बड़ी कैंपेन करने की ज़रूरत है आपको जजेस के बिल्कुल भी खिलाफ? नहीं। आपको आपको किसी से डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत है? आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, इदारे आपके साथ हैं, हुकूमत आपके पास है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास है। मसला ये है कि मोरल अथॉरिटी आपके पास नहीं है। सही, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है जो अवाम की बैकिंग से आती है। आपको खुद मालूम है, प्राइवेटली आप हमसे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं किस मुंह ने डिफेंड करा, कि झाड़ू फिर गया 8 फरवरी को हमारे साथ ये हो गया। आप जावेद लतीफ़ को चुप नहीं करवा सकते, मैनेजमेंट करके दी गई हुकूमत, ये जो सारी वो बातें करते हैं। और अवाम का इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बिलों की सूरत हाल है, वो भी खड़े हुए। आप देख लें जहाँ जहाँ लाइव प्रोसीडिंग चली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें से कौन कौन से क्लिप्स निकल कर वायरल हुए हैं, किसके ऊपर अवाम ने तबसरा किया, किस पर वाह की है और किसके ऊपर उंगली तान आपको नजर आया है, वो आपको बड़ा वाजे कर देता है। तो ये जजेस, वो मरज़ बढ़ता गया जूं दवा की, जितना आप प्रेशर डाल रहे हैं वो उतनी ही तेज़ी के साथ आपको लग रहा है कि वो बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।